सोचो तुम एक पार्टी में गए हो, तेज म्यूजिक चल रहा है, चारों तरफ डांस और हंसी। लेकिन अचानक उसी पार्टी के बीच कोई जोकर मास्क पहनकर आता है और तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कोई रैंडम किलर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अपने ही टाउन के लोग कर रहे हैं। ये कहानी है क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड की, एक ऐसी फिल्म जहां मजाक के नाम पर शिकापा मौत बांटी जाती है। हाल ही में मैंने क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड नाम की अमेरिकन स्लैशर मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई है और इस फिल्म को एली क्रेग डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 74% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 59%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए फिल्म की एंडिंग पे चर्चा करेंगे और क्योंकि ये फिल्म एक किताब पे आधारित है तो हम यहाँ नोवेल और मूवी के बीच वाली डिफरेंसेस पे भी बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत 1991 में होती है जहां मिजूरी के केटल स्प्रिंग्स में हम कुछ टीनेजर्स को बॉनफायर के पास पार्टी करते देखते हैं। ये लोग बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के सामने ही पार्टी कर रहे थे और यहाँ एक लड़का और लड़की कॉर्न फील्ड में इंटीमेट होने जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से एक क्लाउन मास्क वाला इंसान इन दोनों पे हमला करके इन्हें समाप्त कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लाउन फिगर एक्चुअली में बेपेन का मैस्कॉट है जो कि फ्रेंडो नाम से प्रचलित है इन द टाउन, और कहानी में आगे मैं क्लाउन को फ्रेंडो ही पुकारूंगा। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम क्विन नाम की टीनेजर से मिलते हैं और क्विन अपने पिता ग्लेन के साथ केटल स्प्रिंग्स में शिफ्ट हो रही है। ग्लेन एक डॉक्टर है और हाल ही में वो अपनी वाइफ को लूज किए हैं। ग्लेन की वाइफ जो कि क्विन की माँ हुई वो ओवरडोज के कारण नहीं बची और तब से ग्लेन इमरजेंसी रूम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए वो सबको छोड़ के इस छोटे से टाउन में आ गए हैं एज ए जनरल डॉक्टर फॉर द होल टाउन। खैर अगले दिन क्विन स्कूल के लिए निकल रही होती है जब उसके घर के बाहर इनका नेबर रस्ट आता है। रस्ट भी सेम स्कूल जाता था और वो क्विन के साथ स्कूल तक वॉक करता है। वॉकिंग के दौरान क्विन नोटिस करती है कि टाउन के ग्रोन अप्स थोड़े एंटी सोशल थे। रस्ट यहाँ क्विन को वार्न करता है सेइंग कि क्विन को गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। खैर क्लासरूम में क्विन लेट से पहुंचती है और यहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर मिस्टर वॉर्न को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, लाइक उनकी अजीब मॉर्फ्ड फोटोज इधर उधर लगाना, देन इन सब की रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डालना इत्यादि। इससे मिस्टर वॉर्न काफी गुस्सा होते हैं और वो क्विन को लेट आने के लिए डिटेंशन दे देते हैं। जब कोल नाम का एक बंदा क्विन को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो मिस्टर वॉर्न कोल को भी डिटेंशन देते हैं। अब क्लास के बाद क्विन और कोल की दोस्ती हो जाती है और यहाँ हम कोल के फ्रेंड ग्रुप से भी मिलते हैं जिसमें जैनेट, रॉनी, मैट और टकर भी है। हमें पता चलता है कि कोल इस टाउन के मेयर आर्थर हिल का बेटा है और कोल का जो ग्रुप है ये लोग पैरोडी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं और इनके चैनल पे 65,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। एनीवेज क्लास के बाद क्विन अपने पिता ग्लेन के साथ रेस्टोरेंट में होती है जहाँ ग्लेन क्विन को थोड़ा समझाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो क्विन को स्कूल के पहले दिन ही डिटेंशन मिल गई थी जिससे ग्लेन खुश नहीं थे। यहाँ हम रेस्टोरेंट की वेट्रेस ट्रूडी और टाउन शेरिफ डन से भी मिलते हैं। तभी रेस्टोरेंट के विंडो पे कोल और उसके फ्रेंड्स आते हैं और इन्हें देख के शेरिफ क्विन को वार्न करते हैं सेइंग कि अगर तुम इनके साथ ना रहो तो ही बेहतर होगा। क्विन इन एडल्ट्स की बातों से तंग आकर यहाँ से निकलती है और सीधे कोल और उसके गैंग के पास जाती है। अब यहाँ में पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले टाउन की जो बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री थी वो जल गई और इसके लिए टाउन के ग्रोन अप्स इंक्लूडिंग शेरिफ कोल और उसके गैंग को दोषी मानते हैं, जबकि कोल क्विन से क्लियरली कहता है कि उस रात ये लोग वहाँ पैरोडी वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन आग इनकी वजह से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई थी। जो भी हो, आगे मैट और टकर ओटिस नामक इंसान के शॉप में जाकर लड़ने का नाटक करते हैं ताकि इसी आड़ में बाकी लोग दारू की बोतल चुरा सके। हालांकि कोल काउंटर पे पैसे छोड़ देता है और उसके बाद उस रात ये सभी अंडर एज लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंकिंग के दौरान मैट हर्ट होने का नाटक करता है और टकर फ्रेंडो का कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसे एक्ट करता है मानो वो मैट को हर्ट किया है। इससे क्विन डर जाती है और जेनेट यहाँ क्विन का ये रिएक्शन रिकॉर्ड करती है ताकि वो इसे यूट्यूब पे डाल सके। तो बेसिकली ये एक प्रैंक था और क्विन भी इसको फनी मानती है। आगे कोल और क्विन थोड़ा अकेले में टाइम बिताते हैं जहाँ क्विन कोल को बताती है कि हाल ही में उसकी माँ चल बसी और कोल बताता है कि उसकी बहन भी हाल ही में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। दरअसल कोल की बहन एक क्लिफ से वाटर में जंप करना चाहती थी लेकिन उसका जंप सही नहीं रहा जिस वजह से वो पत्थर से टकरा के खत्म हो गई थी। ओवरऑल क्विन अब इस ग्रुप के साथ स्पेशली कोल के साथ अच्छा खासा बॉन्ड कर ली थी। नाउ देर रात कोल क्विन को उसके घर तक छोड़ता है और घर के अंदर जाने से पहले क्विन कोल को किस करती है। तभी क्विन के पिता यहाँ एकदम
गुस्से में आते हैं और वो क्विन पे भड़कते हैं क्योंकि क्विन उन्हें बिना बताए इतनी रात तक गायब थी। अब घर के अंदर क्विन और ग्लेन के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं क्विन की माँ की मौत के बाद बाप बेटी के रिश्तों में दरारें आने लग गई थी। इसके बाद क्विन अपने कमरे में जाती है जहाँ वो पाती है कि उसके डरने वाली वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। क्विन एक्साइटमेंट में वीडियो देखती है, लेकिन वो पाती है कि वीडियो में जब टकर फ्रेंडो बन के क्विन को डराया था तब बैकग्राउंड में कोई और भी फ्रेंडो के कॉस्ट्यूम में विजिबल था। जी हाँ दोस्तों, क्विन ये बात ग्रुप चैट पे पॉइंट आउट करती है और टकर जो कि फिलहाल अपने घर पे था वो भी इस चीज को नोटिस करता है। अब टकर का डोरबेल बजता है और डोर पे वो फ्रेंडो क्लाउन मास्क में किसी इंसान को देखता है। टकर को लगता है कि ये मजाक शायद मैट कर रहा होगा और वो मैट को कॉल आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मजाक थोड़ा लंबा खिंचता है जहाँ टकर को घर के एक कमरे में प्लास्टिक शीट बिछी हुई मिलती है और फिर उसे फ्रेंडो क्लाउन का एक म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है। आई मीन वो बॉक्स होते हैं ना जिसे घुमाने पे साउंड आता है और एंड में बॉक्स से क्लाउन निकलता है, वैसा ही कुछ। टकर यहाँ बॉक्स को घुमाता है और इसके एंड में एकदम से उसके पीछे से फ्रेंडो आके टकर को चाकू से समाप्त कर देता है। फिर फ्रेंडो टकर की लाश को उसी प्लास्टिक शीट में बांध कर ले जाता है। अब दोस्तों मूवी के पहले सीन में भी जब दो लोग खत्म हुए थे तो वहां भी लड़की इसी म्यूजिक बॉक्स को पूरा घुमाई थी, तो ये काइंड ऑफ एक पैटर्न है कि जो भी इस म्यूजिक बॉक्स को पूरा प्ले कर रहा है उसकी काइंड ऑफ मौत होती है। एनीवेज अगले दिन टाउन में 100वां फाउंडर्स डे मनाया जा रहा था और ये इस टाउन का एक फेस्टिवल जैसा दिन है जहाँ ग्रोन अप्स परेड वगैरह करवाते हैं और कॉर्न के फसल को काइंड ऑफ सेलिब्रेट करते हैं। देखा जाए तो इनके टाउन में एक ही फैक्ट्री थी विच वाज बेपन कॉर्न सिरप फैक्ट्री, तो हाँ यहाँ कॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फाउंडर्स डे पे कोल के पिता मेयर आर्थर हिल स्पीच वगैरह देने वाले थे और वो कोल को परेड देखने जाने से मना करते हैं क्योंकि कोल को स्कूल में डिटेंशन मिला था, लेकिन कोल की माँ उसे अलाउ कर देती है और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि आर्थर अपने बेटे कोल की हरकतों से खुश नहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को अपने गराज में वर्कआउट करते देखते हैं जब उसे भी बेपेन फ्रेंडो वाली म्यूजिक बॉक्स मिलती है। मैट इस म्यूजिक बॉक्स को घुमाता है देन इसे फेंक देता है, लेकिन अगले ही क्षण फ्रेंडो आके उसके बेंच प्रेस पे प्रेशर डालता है और नुकीले औजार से मैट का सर ही अलग कर देता है। यानी अब तक मैट और टकर इस फ्रेंडो का शिकार बन चुके हैं। कमिंग टू फाउंडर्स डे परेड, आर्थर हिल अपना भाषण देते हैं और कोल, क्विन, जैनेट और रॉनी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तभी एक ड्रंक आदमी यूनिसाइकिल पे फ्रेंडो का मास्क लगाए क्रैकर्स जगल करने लगता है और इससे इतनी अफरा तफरी मचती है कि पूरा परेड ही खराब हो जाता है। साथ ही आसपास थोड़ी आग वगैरह भी लग जाती है जिससे भगदड़ मचती है। शरीफ को लगता है कि ये काम जरूर कोल और ग्रुप का होगा, इसलिए वो कोल, क्विन, जैनेट और रॉनी को पुलिस स्टेशन में लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद क्विन के पिता इन्हें छुड़ाते हैं और इस पॉइंट पे क्विन के पिता ग्लेन उससे काफी गुस्सा हो चुके थे। वो क्विन को एक मैनुअल कार गिफ्ट करने वाले थे, साथ ही मैनुअल ड्राइव करना सिखाने वाले थे, लेकिन पुलिस से लॉक होने वाले इंसिडेंट के बाद ग्लेन का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, इतना कि वो क्विन को ग्राउंड करते हैं, यानी क्विन का घर से बाहर जाना अब वर्जित था। लेकिन उस रात कोल क्विन को एक पार्टी के लिए बुलाता है और ऐसे में क्विन अपने पिता के सो जाने के बाद चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। देन कोल क्विन को पिक करता है और दोनों कार में पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कोल क्विन को वही बेपेन फ्रेंडो वाला म्यूजिक बॉक्स देता है और तभी इन्हें रोड पे रस्ट दिखता है जो कि डियर हंट करके कहीं जा रहा था। कोल और रस्ट के कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं बल्कि इनका कुछ तो पास्ट भी रहा है। जो भी है, यहाँ से निकल के कोल और क्विन सीधा पार्टी में पहुंचते हैं और ये पार्टी कोल ही काइंड ऑफ स्पॉन्सर किया था। ये पार्टी मोस्टली टीनेजर्स की ही थी और पार्टी में डांस वगैरह करने के बाद कोल और क्विन इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ कोल एकदम से थोड़ी गे जैसी बातें बोल देता है जिससे क्विन भड़क के बाहर चली जाती है। बाहर जिंजर नाम की एक लड़की कॉर्नफील्ड से बाहर आती है जिसके बैक पे एक एरो लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्विन ये देख शॉक में थी, लेकिन जैनेट और रॉनी का कहना था कि जरूर ये मजाक मैट और टकर कर रहा है और इसी प्लानिंग के लिए दोनों एक दो दिन से गायब है। तभी कॉर्नफील्ड से कोई मैट का अलग हुआ सर इनकी ओर फेंकता है और सर देख के भी जैनेट और रॉनी इसे नकली समझ रहे थे। इनफैक्ट ये दोनों ना समझ लड़कियां तो मैट के सर से खेलने लग जाती हैं। देन क्विन कंफर्म करती है कि जिंजर खत्म हो चुकी है और ऐसे में सभी भागते हैं। तब तक कॉर्नफील्ड से एक फ्रेंडो बाहर आता है जो कि टीनेजर्स को खत्म करना शुरू करता है। ये फ्रेंडो क्विन, जैनेट और रॉनी को भी खत्म कर देता है, लेकिन एन मौके पे रस्ट एक शॉटगन से उस पर हमला करता है। अब इससे पहले क्विन इस गिरे हुए फ्रेंडो का मास्क निकाल पाती, कॉर्नफील्ड से ढेर सारे फ्रेंडोज बाहर निकलते हैं और सबके हाथ में अलग अलग वेपन्स थे, लाइक चेन सॉ, पिच फॉर्क, तलवार वगैरह वगैरह। तभी कोल भी यहाँ आता है। देन रस्ट एक फ्रेंडो पे गोली चलाता है, जिसके बाद ये पांचों यानी कि कोल, क्विन, जैनेट, रॉनी और रस्ट एक फार्म हाउस में जा
छिपते हैं। अब ये पांचों यहाँ ज्यादा देर नहीं छिप सकते थे क्योंकि ढेर सारे फ्रेंडोज ऑलरेडी डोर को कट करने लग गए थे। अभी क्वीन को अंदर एक सुअर का ढक्कन दिखता है जिसे हटा के ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। रस्ट कहता है कि वो फ्यूल एंड ट्रैक्टर की मदद से छोटा एक्सप्लोजन करेगा फ्रेंडोज को रोकने के लिए, और तब तक बाकी लोग सीवर या गटर से होके उस पार निकल सकते हैं कॉर्नफील्ड में। तो हाँ, आगे ऐसा ही होता है जहाँ रस्ट फ्रेंडोज के सामने ब्लास्ट करता है और बाकी 4 लोग सीवर के थ्रू कॉर्नफील्ड में निकल जाते हैं। इनका प्लान था हाईवे पे जाके हेल्प मांगना या फिर पास के किसी नेबर के घर से फोन यूज करके हेल्प बुलाना। कोल यहाँ रस्ट को बचाने वापस जाना चाहता था, लेकिन सभी कोल को ऐसा करने से मना करते हैं। वैसे इस सब भागा दौड़ी में हम समझ पाते हैं कि कोल और रस्ट गे है और दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं। ऑल्दो कोल अपने गे होने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और शायद इसलिए वो ओवर कंपनसेट करने के लिए लड़कियां घुमाता रहता है। दूसरी तरफ ग्लेन क्वीन के कमरे में जाते हैं और वो पाते हैं कि क्वीन गायब है। ऐसे में वो टाउन में क्वीन को ढूंढने लगते हैं और यहाँ उन्हें अपने क्लिनिक की लाइट जलती हुई दिखती है। वो पाते हैं कि उनकी क्लिनिक में ब्रेक इन हुआ है और तभी एक फ्रेंडो ग्लेन को चाकू दिखा के क्लिनिक के अंदर लाता है। यहाँ एक दूसरा फ्रेंडो इंजर्ड था और ये मोस्टली वो फ्रेंडो है जिसपे रस्ट शॉटगन चलाया था। चाकू वाला फ्रेंडो ग्लेन को डरा धमका के इस इंजर्ड फ्रेंडो पे जबरदस्ती ऑपरेट करने को कहता है। ग्लेन भी ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान वो चाकू वाले फ्रेंडो को चकमा देके उसे उसकी ही नाइफ से गर्दन पे हमला कर देता है। देन ग्लेन फौरन अपनी कार में यहाँ से निकलता है। कमिंग टू कोल एंड टीम, ये चारों भाग के हाईवे पे आते हैं जहाँ इन्हें शेरिफ मिलते हैं। अब शेरिफ इन चारों की एक नहीं सुनते, रादर वो कोल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ना हैरानी की बात थी कि शेरिफ सिर्फ कोल को अरेस्ट करके ले गए, बाकी 3 को छोड़ दिए। ऐसे में क्वीन, जैनेट और रॉनी कॉर्नफील्ड्स के थ्रू एक नेबर के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फील्ड में फ्रेंडोज वापस इन पे हमला करते हैं। इस हमले में रॉनी समाप्त हो जाती है और क्वीन जैनेट के साथ फाइनली नेबर के घर में पहुंचती है। अब ये नेबर भी फ्रेंडो वाली अटायर में था और उसके घर पे कोल और उसकी गैंग की फोटोज एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थी डिपिक्टिंग कि कुछ लोग इन्हें मारने का प्लान पहले से ही कर रहे थे। नाउ जैनेट भी वो बेपिन फ्रेंडो म्यूजिक बॉक्स बजाती है और फ्रेंडो एकदम से जैनेट पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। क्वीन किसी तरह इस फ्रेंडो को खत्म करती है, लेकिन बाहर कुछ और फ्रेंडोज मिलकर क्वीन को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि क्वीन मैनुअल गाड़ी नहीं चला पाती, इंटर्न भाग नहीं पाती। तो अंततः ये फ्रेंडोज क्वीन को पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं जहां फाइनली 4 फ्रेंडोज अपना मास्क हटाते हैं। ये थे शेरिफ डन, टीचर मिस्टर वर्न, शॉपकीपर ओटिस एंड वेट्रेस ट्रूडी। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट इस टाउन के कई ग्रोन अप्स ही फ्रेंडो का मास्क पहन के टीनेजर्स को समाप्त कर रहे थे और इन सबका लीडर पता है कौन है? टाउन का मेयर आर्थर हिल। इस पॉइंट पे ये ग्रोन अप्स और रादर वी शुड से फ्रेंडोज अपना मकसद रिवील करते हैं। मेयर हिल बताते हैं कि टाउन के ग्रोन अप्स यहाँ के ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा इनके कल्चर और ट्रेडिशन पे हमला हुआ है। 1960s में होबोज आए थे जिनका इन्होंने सफाया किया। देन 1990s में हिपीज टाउन में आए थे जिनको इन्होंने खत्म किया। इस टाउन का जो फाउंडर्स डे है उस रात ही ये लोग टाउन के उन लोगों को खत्म करते हैं जिन्हें ये बुरे एलिमेंट्स मानते हैं। इन सब के हिसाब से वो सब बैड क्रॉप्स है जिनका खात्मा जरूरी है ताकि बाकी के क्रॉप्स भी खराब ना हो। करंट टाइम में टीनेजर्स ट्रेडिशन और कल्चर में नहीं मानते और हर कुछ मजाक में लेते हैं। इंटरनेट पे सबका मजाक बना के वीडियो डालते हैं और सबको परेशान करते हैं। इसीलिए सभी ग्रोन अप्स मिलके इन गिने चुने टीनेजर्स को खत्म कर रहे थे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे टाउन के अंदर। मेयर हिल यहाँ रिवील करते हैं कि वो अपने बेटे कोल तक को रस्सी से एक सहारा देके लटकाए हुए थे क्योंकि वो अपने बेटे को भी समाप्त करना चाहते थे। मेयर अपने बेटे को डिसोन कर चुके हैं और वो ऐसा सेटअप करेंगे कि सबको लगेगा कोल ही सबको खत्म किया और फिर खुद भी लटक गया। कोल यहाँ अपने पिता को कोसता है सेइंग कि वो एकदम पागल है, लेकिन कोल के पिता कहते हैं कि कोल उनके लिए तब से ही मर गया था जब कोल के कारण उसकी बहन खत्म हुई थी। कोल क्लियरली कहता है कि उसकी बहन का खत्म होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेयर हिल कहते हैं कि बहन का ख्याल रखना कोल की जिम्मेदारी थी जो कि कोल पूरा नहीं कर पाया। सो फाइनली ये फ्रेंडोज मिलके कोल और क्वीन को खत्म करने ही वाले होते हैं कि ग्लेन यहाँ अपनी कार से सब कुछ ठोकते हुए अंदर आता है। इस धमाकेदार एंट्री से काफी कुछ इधर उधर गिरता है जिसमें ट्रूडी और ओटिस समाप्त हो जाते हैं। मेयर हिल अपने बेटे को निपटाने आगे बढ़ते हैं, वही शेरिफ क्वीन के पीछे भागते हैं। क्वीन यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले यंत्र की मदद से शेरिफ के मुंह में झटका देके उन्हें खत्म करती है। वहीं मेयर हिल कोल के पैर के नीचे से कार को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि सहारा हटने से कोल लटक के समाप्त हो जाए, लेकिन कार मूव नहीं होती क्योंकि टायर के नीचे डेब्रीज आ गए थे। डेब्रीज हटाते वक्त कोल और उसके पिता मेयर हिल की बातें होती है जहां एक और खुलासा होता है। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि टाउन की फैक्ट्री जल गई थी जिससे टाउन के आधे लोग बेरोजगार हो गए थे और इसका इल्जाम कोल और उसके गैंग पे ही डाला गया था, लेकिन असल में ये आग मेयर हिल खुद लगवाया था ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे ले सके। जी हाँ दोस्तों, वो फैक्ट्री लॉस में जाने लगी थी और मेयर को सभी तनख्वाह वगैरह तो देनी पड़ ही रही थी, इसीलिए वो अपने फायदे के लिए ऐसा कदम उठाया था। मतलब इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया और अब सैलरीज भी नहीं देनी पड़ेगी।
ये सब बोल के मेयर हिल कार को मूव करके यहाँ से भाग जाता है और इससे कोल लटक जाता है, लेकिन ग्लेन कोल को सहारा देता है। तभी एंट्री होती है रस्ट की, जो कि रस्सी को शूट करके तोड़ता है और इससे कोल की जान बच जाती है। एंड दिस सीन ऑल्सो प्रूव्स कि रस्ट भी वहाँ पे धमाके के बाद समाप्त तो नहीं हुआ। यहाँ कोल और रस्ट एक दूसरे को किस करते हैं और तब तक क्विन भी यहाँ आती है। इसके बाद ग्लेन सहित क्विन, रस्ट और कोल यहाँ से कार में निकलते हैं और इनका रास्ता टीचर मिस्टर वन रोकते हैं विद अ चेन सॉ। यहाँ गाड़ी क्विन चला रही होती है और ये एक मैनुअल गाड़ी थी। स्टिल अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए क्विन ना सिर्फ गाड़ी चलाती है बल्कि स्पीड चला के मिस्टर वन को कुचल के समाप्ति कर देती है। सो यस, इन द एंड कोल, रस्ट, क्विन और ग्लेन बच जाते हैं। बट द थिंग इज कि मेयर आर्थर हिल गाड़ी में भाग गया था और वो जरूर कहीं न कहीं जिंदा है। अब यहाँ से कहानी एक साल आगे आती है, जहाँ ग्लेन अब मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रहा होता है और क्विन कॉलेज के लिए निकल रही होती है। क्विन से मिलने रस्ट और कोल आते हैं, जो कि अब ओपनली रिलेशनशिप में है, और ये दोनों क्विन को एक बैटन यानी कोलैप्स होने वाला डंडा गिफ्ट देते हैं ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। फाइनली क्विन अपनी कार में कॉलेज के लिए निकलती है और उसे बैक सीट में एक बे पेन म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसे वो विंडो से बाहर फेंक देती है। देन स्ट्रीट पे ये बॉक्स ओपन होता है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड की कहानी और यहाँ एंड में मेयर आर्थर हिल क्लियरली बच गया है। सो यस, वो वापस आ सकता है, जिससे इस फिल्म की सीक्वल आ सकती है। मोreover, फिल्म में जो भी उस बे पेन म्यूजिक बॉक्स को पूरा बजा के ओपन कर देता था, वो समहाउ खत्म होता था फ्रेंडोज द्वारा। मतलब इसका कोई सुपरनैचुरल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये काइंड ऑफ डायरेक्टर का प्ले था दिखाने के लिए कि हाँ, इससे सारी किलिंग्स कनेक्टेड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बे पेन फ्रेंडो म्यूजिक बॉक्स काइंड ऑफ सिग्निफाई करता है कि अब कोई इंसान खत्म होगा। और फिल्म के एंड में इसका ओपन होना भी यही बताता है कि मौत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और मेयर आर्थर हिल विल रिटर्न। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टाउन के ग्रोन अप टीनेजर्स को क्यों समाप्त कर रहे थे, लेकिन अब हम इस पे थोड़ा और खुल के बात करेंगे। देखो, बड़े लोगों को लगता था कि टीन्स टाउन की ट्रेडिशंस, वैल्यूज और ओल्ड वेज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। टीन्स का बिहेवियर, उनके वीडियोस, उनकी मॉडर्न लाइफ चॉइसेस ग्रोन अप्स को पसंद नहीं थी। टीन्स का फ्रेंडो वाली स्पूफ यूट्यूब वीडियो बनाना और फेस्टिवल में फ्लोट जलने जैसे इंसिडेंट से उन्हें लगता है कि केटल स्प्रिंग्स की रेपुटेशन खराब हो रही है। वो टाउन की इमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि टीन्स की हरकतें उनके टाउन को बदनाम कर रही थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि समय के साथ इस टाउन के लोग नहीं बदले, जिस वजह से इनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक फैक्ट्री पे ही टिकी रह गई। और जब वो फैक्ट्री लॉस में गई तो पूरा टाउन ही सफर किया। एंड इन द एंड मेयर खुद फैक्ट्री को जला के इंश्योरेंस मनी ले लिए और इससे टाउन के आधे लोग बेरोजगार हो गए। देन फैक्ट्री के जलने का ब्लेम वो इन टीनेजर्स पे डाल दिए। इसे हम हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या कहेंगे। फिल्म एक एक्सट्रीम रूप दिखाती है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। ओल्ड जनरेशन का न्यू जनरेशन के खिलाफ गुस्सा और नफरत, जो उन्हें अपनी वैल्यूज और आइडेंटिटी के लिए थ्रेट लगती है। ये सिर्फ टीन्स के बिहेवियर के बारे में नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश है। जो ओल्ड लोग ये सब कर रहे हैं, उनका बिहेवियर एक कल्ट लाइक ग्रुप की तरह लगता है। और क्योंकि ये फिल्म है तो यहाँ सब कुछ काफी एग्जैजरेटेड है, मतलब लोग मर रहे थे एंड ऑल दैट। लेकिन इसका बहुत छोटा वर्जन हम रियल लाइफ में भी जरूर देखते हैं, जहाँ एडल्ट्स यंग लोगों के रहन सहन पे हमेशा ताने मारते ही रहते हैं। ओल्ड लोग हमेशा कहते फिरते हैं कि हमारे टाइम पे चीजें ऐसी थी, वैसी थी, और कैसे समाज एकदम अच्छा था और अब सब कुछ खराब हो चुका है। सो यस, कहीं ना कहीं ये फिल्म इसी पॉइंट को उजागर करती है। अब ध्यान रहे, मैं यहाँ आपको फिल्म की फिलोसफी बता रहा हूँ, अपनी नहीं। तो अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिल्म को चैलेंज कीजिए, मुझे नहीं। ना अगर फिल्म को बुक से कंपेयर किया जाए तो नोवेल में कोल ही एक्चुअली में अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री में आग लगाया था, लेकिन फिल्म में ये काम मेयर का था, यानी ये एक एडिशनल ट्विस्ट फिल्म में ऐड की गई है। देन नोवेल में रॉनी और मैट ग्रोन अप्स के साथ मिल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जिन्हें बाद में क्विन समाप्त करती है। लेकिन यहाँ फिल्म में ये दोनों फ्रेंडोज द्वारा ही खत्म हुए। देन सबसे बड़ा चेंज ये था कि नोवेल में एक्चुअली में क्विन फ्रेंडोज द्वारा खत्म हो जाती है, और खत्म होने से पहले वो बता देती है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई फ्रेंडोज हैं। देन कहानी को आगे रस्ट और कोल की पर्सपेक्टिव से बढ़ाया जाता है, क्योंकि नोवेल में यही दोनों मेन लीड है और इनका रोमांटिक सीन है। फिल्म में इन दोनों का रोमांटिक एंगल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ मेन लीड क्विन है और वो एंड तक बची रहती है। अब इसके अलावा भी और कई सटल डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो छोटे मोटे हैं तो उन्हें मैं कवर नहीं कर रहा। और ऐसे भी मैंने पर्सनली किताब नहीं पढ़ी है, जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको वेबसाइट्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह देख के बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ कोई मिस्टेक है तो मुझे माफ कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो Thank you for watching.